नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नंदीग्राम मामले पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक को पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि ममता की Z+ सुरक्षा के लिए सुरक्षा निदेशक के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने के लिए 1 सप्ताह के भीतर सहाय के खिलाफ आरोप तय होना चाहिए। और वहीं इसके अलावा चुनाव आयोग ने ईस्ट मिदनापुर के डीएम विभू गोयल और एसपी प्रवीण प्रकाश को भी पद से हटा दिया है। इन सभी पर यह आरोप है कि इन्होंने अपने कर्तव्य में भारी लापरवाही दिखाई है। चुनाव आयोग ने डीएम विभू गोयल की जगह स्मिता पाटिल को नई जिम्मेदारी दी है और चुनाव आयोग ने पंजाब के पूर्व डीजीपी इंटेलिजेंस अनिल कुमार शर्मा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं विवेक दुबे के अतिरिक्त AK शर्मा दूसरे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक होंगे। और यही नहीं, चुनाव आयोग ने मामले की जांच अगले 15 दिनों में पूरी करने और 31 मार्च तक चुनाव आयोग को रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार मिलने के केस में अब जांच NIA की तरफ से की जा रही है और उसकी पड़ताल करते हुए NIA ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के प्रभारी जी किशन रेड्डी का बयान सामने आया है। रेड्डी ने यह कहा है कि देश में जहां भी कोई आतंकी होता है उसको लेकर के NIA को पूरा अधिकार है, वो जांच कर सकती है। लॉ इट विल टेक ओन कोर्स आज पर जो NIA के जो नाम्स है वो नाम्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, संजय राउत कह रहे हैं सेंटर की जो एजेंसीज हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, उनका दखलंदाजी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इंटरफेरेंस कर रही है इन्वेस्टिगेशन में। जो ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के ऊपर देश भर में जिधर भी होते हैं NIA को पूरा अधिकार है। अभी पहली बार नहीं है, मुंबई में पहले भी बहुत बार इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं NIA के पास केसेस भी है। नॉट ओनली इन मुंबई, देश भर में जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, टेररिस्ट केसेस होते हैं, उस केसेस में टेररिस्ट लिंक रहते हैं, उसमें ज़रूर NIA उस विषय पर इन्वेस्टिगेशन बहुत बार कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा कोई स्पेशल बॉम्बे के पुलिस के ऊपर हो, दूसरे प्रांत। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 86 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओवन चांडी को पुथुपल्ली सीट से, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश शनिथल्ला को हरिपद सीट से टिकट दिया गया है। और वहीं केरल की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने टिकट नहीं मिलने की वजह से तिरुवनंतपुरम में पार्टी दफ्तर के बाहर ही सिर मुंडवाया और विरोध जताया। लतिका ने यह कहा है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। Everybody know everything. But nothing more. Nothing more. No. So Nothing about Latika Subhash. You will always remain But a congressman. regarding Mahila Congress President, that is the thing. Latika Subhash is nothing. So you think the Congress has ignored the women completely in this? No, not. बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वो अपनी ताकत से लड़ना चाहिए। हम हमारे साथियों के साथ पूरी ताकत के साथ वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी लड़ रहे हैं, हमारे साथी वहाँ लड़ रहे हैं, हमारा अलायंस पार्टनर के साथ मिलके हम भी लड़ रहे हैं। मैं ममता जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और लड़ें। और जो जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह डेस्परेट होके पावर और पैसों के जोर पे लोगों को तोड़ तोड़ के, अरे भैया अगर आप कैडर बेस पार्टी हो, आपके पास कैडर भी है और बेस भी है, तो पैसे और पावर से हमारे नेताओं को, TMC के नेता को, दूसरे नेताओं को तोड़ तोड़ के तुम्हारे वहाँ क्यों सर पे बिठा रहे हो? यही दिखाता है कि ना तुम्हारा वोट बेस है, ना तुम्हारा कैडर बेस है, ना तुम्हारा चेहरा चलता है, ताकि तुमको बाहर से खरीदना पड़ता है। मैं सौरव गांगुली जी का भी धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी कोशिश कर ली,
वो ना बिके ना डरे ना गए। तो फिर जब गोल्ड नहीं मिला तो कचरा ले लो, युवा नहीं मिला तो बूढ़ा पकड़ लो, वो करके वहाँ लड़ रहे हैं। सवाल से पहले अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में कहते थे मित्रों ये बाप बेटी ने जम्मू कश्मीर को बहुत लूटा है, इस पीडीपी की बाप बेटी को अब नहीं लूटने देंगे। फिर पहले बाप के साथ फिर बेटी के साथ सरकार बनाई, तो उस वक्त तो ये नहीं कहा कि क्या वो आतंकवाद को रोक देगी पीडीपी, जिसको आप आतंकवादी कहते थे। और जब देश के चुनाव आए और लगा कि पीडीपी के साथ रहने से नुकसान होगा तो बिना तल्लाक बोले महबूबा मुफ्ती जी को तल्लाक दे दिया। जवाब उसका दे, दूसरे को सवाल करने से पहले वो खुद। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में आरएसएस से जुड़ी संस्था सक्षम के नेत्र कुंभ कार्यक्रम में वो शामिल हुए। और बता दें कि 27 अप्रैल तक चलने वाले निःशुल्क नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। आयोजकों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया। इस बीच हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। सीएम ने यह कहा कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। के द्वारा ये नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया और जिसमें हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपने आप में ऐतिहासिक है। नर सेवा नारायण सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय। और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पांव से कमजोर है, कोई दृष्टि से कमजोर है, ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और यही नहीं तो हंस फाउंडेशन माता मंगला जी के द्वारा भी जिस प्रकार का सेवा किया जा रहा है वह भी अनुकरणीय है, उसका भी लाभ हम लेंगे। उसमें भव्य दिव्य वो बने, उसके लिए हमारी तैयारी। जनता आए, पूरी तरह गंगा स्नान करके जाए, कोई रोक टोक शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें। प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देशन उसका पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइज लगाए, यही गाइडलाइन है। बाकी कोई रोक टोक नहीं है, यह हमने कहा है। और उसी के कारण भैया कितनों का रजिस्ट्रेशन करोगे? लाखों की संख्या। अभी मैंने परसों को जो स्नान था, पहला स्नान, पिछला बार 10 का देखा तो 45 लाख लोग, 32 लाख लोग इस समय परसों के उसमें है। अंतर ज्यादा नहीं, ये केवल इतना ही कर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे और इस दौरान बजट को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का बजट जनता के हर वर्ग के लिए बेहतर है और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। बहुत सी बातें हमने बताई हैं कि कृषि को कैसे लाभप्रद बनाया जाए, क्योंकि आने वाले 2022 तक प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि जो भी आय उसकी थी आज से 3 साल पहले, उस आय से डबल कैसे उसकी आय करें। तो ये सारे कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। उसमें प्रोक्योरमेंट के विषय भी हैं, उसमें अच्छे खाद के, अच्छे बीज के, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें माइक्रो इरिगेशन की, उसमें बागवानी की, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उसमें हमने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना का कार्यक्रम इस बार शुरू किया है। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं ताकि किसान को अच्छी आय हो, उसका जो रिस्क है वो कैसे खत्म हो, और ताकि जिसके बाद छोटी जोत है उसको फसल के अलावा कुछ और काम करने की सुविधा, जैसे मानो कोई पिगरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, फिशरी है, डेयरी है, मशरूम है, तो ऐसी चीज़ें। और कहीं कहीं अब उद्योग शुरू होंगे हमारे फूड प्रोसेसिंग के, और फूड प्रोसेसिंग का जो सारा कार्यक्रम है उसमें भी उनकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे सुरक्षित रख के और अच्छे भाव पर बेचने के लिए
उनको प्रिजर्व किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए, या क्लस्टर्स बना रहे हैं हम जिला केंद्रों के ऊपर, हर जिले में किसी एक खाद्य पदार्थ को बनाने का क्लस्टर, उनके रॉ मटेरियल को उपयोग करके और कैसे हम कर सकें। मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था है, जैसे गन्नौर में बहुत बड़ी मंडी हम बना रहे हैं, इसी प्रकार एक फूलों की मंडी गुड़गांव में बन रही है, इसी प्रकार सोनीपत के सिरसा गांव में एक मसाले की मंडी ये बना रहे हैं, ताकि लोग पैदा करें तो ठीक से उनकी बिक्री एक स्थान पर हो जाए। ताकि चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी मुख्यालय में बजट को लेकर के प्रेस वार्ता की है। अभय चौटाला ने यह कहा है कि यह बजट प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। कृषि, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे विभाग हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। इनेलो नेता ने यह कहा है कि 2000 से लेकर के 2005 तक जब इनेलो सरकार थी, तब 1966 से लेकर के 2005 तक कुल 23,319 करोड़ रुपए का कर्जा था और उस समय सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया था, जिसमें से 7,300 करोड़ रुपए वापस भी कर दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनेलो पार्टी के शासनकाल के समय प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ा था और आज तक का ये रिकॉर्ड है कि जो विकास हमारे समय में हुए वो आज तक हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुए। हमारी सरकार 2,000 करोड़ रुपए का सरप्लस छोड़ करके गई थी। मुख्यमंत्री ने अपने बजट के भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें रखी जिसमें ये दर्शाया गया कि अब की बार का बजट जो है वो अलग अलग वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आंकड़े जो दर्शाए गए उससे हर आदमी ये सोच रहा होगा कि पता नहीं मुख्यमंत्री ने अब की बार ऐसा बजट तैयार कर दिया जिससे किसान प्रभावित होगा, जिससे बेरोजगार युवक जो है वो प्रभावित होंगे, जिससे हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी योजनाएं बनेंगी। लेकिन हैरानी की बात है, जब बजट को आप गहराई से जाकर के देखोगे, जब उसके बजट के एक एक एजेंडे को, पैरे को जब आप चेक करोगे, तब असलियत आपके सामने आएगी कि इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आम साधारण व्यक्ति को कोई लाभ मिले। सबसे पहले मैं जो बजट की राशि इन्होंने रखी थी 1,55,645.45 रुपीज करोड़ जो है, पिछला जो बजट था वो था 1,42,378 करोड़ का, और पिछले इसमें अंतर करीब कोई 13.25 करोड़ का, 13,500 करोड़ रुपए का अंतर है। अगर इतना आपके पास अब की बार बजट में पैसा ज्यादा है तो फिर अलग अलग जिस डिपार्टमेंट के लिए पैसे निर्धारित किए गए तो उसमें भी राशि बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ पेपरों तक सीमित है। सबसे पहले मैं आपको कृषि का ही बता देता हूं। अब की बार बहुत इस बात को लेकर के अखबारों में लिखा, बहुत सारे चैनलों पे दिखाया गया कि अब की बार बजट के अंदर कृषि के लिए बहुत सारे नए आयाम हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पहले से बजट जो है वो कम कर दिया। वर्ष 2016 और 17 में कृषि का बजट हरियाणा का था, टोटल बजट का 13.71% था। 17 और 18 के अंदर इसको कम करके बीजेपी की सरकार ने 12.49 कर दिया। 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, 12.22 कर दिया। फिर 2019 और 20 के अंदर इसको और कम करके इन्होंने 10.31 कर दिया। बस 2021 था, 20 और 21, उसमें ये बजट बढ़ा।
उसमें 12.42 हुआ, लेकिन क्योंकि ये पूरा साल कोविड में निकल गया इसलिए पैसा खर्च भी नहीं हुआ। अगर ये पैसा नहीं खर्च हुआ तो फिर अब की बार बजट के अंदर पैसा बढ़ना चाहिए था। कृषि में ये हालत है इनकी। वहीं बिजली का जो महकमा है उस बिजली के अंदर भी बारी बारी कहते हैं कि हम 80,000 ट्यूबवेल को कनेक्शन दे देंगे, और ये कहते हैं कि हम कनेक्शन दे देंगे, कनेक्शन के साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा देंगे, 24 घंटे लाइट पूरे प्रदेश में कर देंगे। हालत इनकी ऐसी है कि बिजली पे जो किसान को सब्सिडी मिलती थी हरियाणा में, वो पहले साल जब इनका 16 और 17 का बजट था उसमें थी, टोटल जो जितना खर्चा था उसकी 10.76। वो उसके बाद अगले साल जो है इन्होंने 17-18 में कम करके कर दी 6.31। उसके बाद वर्ष 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, इसको कर दिया 5.87, और 1920 के अंदर इसको कम कर दिया इन्होंने 4.63 कर दिया, और इस 2 साल से कोई सब्सिडी नहीं है। पंजाब में कांग्रेस सरकार के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह कहा है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री गुपचुप तरीके से यूपी आए और मुख्तार के लोगों से मिले। उन्होंने ये कहा कि मुख्तार अंसारी जो एक अपराधी है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे पंजाब की जेल से वापस यूपी लाना चाहती है। वहीं इसको लेकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी सामने आया। रंधावा ने यह कहा कि विरोधियों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है जो ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जबकि वो अपने अधिकारियों के साथ वहां पर गए थे और उन्होंने ये कहा है कि अगर अंसारी के आदमियों से मिलना होता तो मुझे वहां पर क्यों जाना पड़ता, वो उसको पंजाब में ही मिल सकते थे। इसलिए उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बोली जाए अगर वो ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਇੰਨਾ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਦਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਉਹਨਾਂ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਬੇਸਿਰ ਬੇਪੈਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ पेपर 'ਚ पढ़िया आप भी ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ। यूपी के सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में शामिल होने आई फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने ये बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है और वो यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट को चेयरमैन से मिलने के लिए वो यहाँ पर आई थी और उम्मीद है कि कमेटी अच्छा काम करेगी और कमेटी अच्छा काम करेगी। और साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के सवाल पूछने पर हेमा मालिनी ने ये कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार ज़रूर बनेगी क्योंकि पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है जिससे जनता परेशान हो चुकी है और वो बदलाव चाहते हैं। हमारे अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का भी चेयरमैन है, तो हमारी काफ़ी अच्छा मुलाकात होती रहती है और बहुत सारे हम लोग काम करते हैं साथ। पश्चिम बंगाल में हम लोग ज़रूर जीतेंगे, हमारी सरकार ज़रूर बननी चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हमारी सरकार वहाँ आए क्योंकि ममता जी काफ़ी साल तक रह चुके हैं, 10 साल उनका।
मथुरा के गोवर्धन के गांव हडिंग में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इन पंचायत चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सके, जिससे चुनाव से पहले जनता के बीच पार्टी के पक्ष में संदेश जाए। और इसी को लेकर के गोवर्धन के गाँव हडिंग में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने चौपाल लगाई, जिसमें मंत्री ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और चौपाल के दौरान आई ग्रामीणों की शिकायत समस्याओं को संज्ञान में लेकर के जल्द निस्तारण कराने का आश्वासन उन्होंने दिया। इस देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को सब जानते हैं और जब तक नरेंद्र भाई मोदी हैं तब तक किसानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो कोई भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, उनका वजूद समाप्त है। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, खासतौर से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय तक देश में शासन किए, 4.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसान अब आज़ादी चाहता है, किसान खुले बाजार की आज़ादी चाहता है। किसान जो साहूकार से जो ब्याज पर ब्याज के चक्कर में वो रहता है उससे आज़ादी चाहता है। तो ये आज़ादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसानों को दे रहे हैं। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो गुलामी की जंजीरों में अभी भी जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने आज़ादी पसंद नहीं है। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को पंजाब में संगरूर के गांव भसोड़ से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। गांव की पंचायत ने चोरी के आरोप में 4 बच्चों को पहले बेरहमी से पीटा और बाद में रस्सी से बांध करके गांव में घुमाया। मारपीट में एक बच्चे का हाथ भी टूट गया। पंचायत ने बच्चों के परिजनों को 5,000 रुपये जुर्माना भरने का फरमान भी सुनाया है। मामला 7 मार्च का है, लेकिन अब इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और इसके बाद गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बच्चों और उनके परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत ने बच्चों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गांव बनभोरी के बाहरी इलाके में बनी एक समाधि पर से पैसे चोरी किए थे। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित संगठन भी बच्चों के हक में उतर आए हैं और उन्होंने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਏ ਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਮਾਜ ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤੀ ਉੱਥੇ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੱਪੜ ਲਾਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਨਭੋਜ ਤੋਂ ਪਸੌੜ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਢਾਹ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰੀ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢੂਹੀ ਤੇ ਨੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਬੂਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਦਾਗ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਸੌੜ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। कोई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अमित मोहन प्रसाद ने यह बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 178 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर के अब 1851 रह गई है। 24 घंटों में संक्रमण के 178 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1851 है, जिनमें से 865 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बाकी के संक्रमित व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में, राजकीय और निजी में अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 5,94,693 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 8,746 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 96,162 सैंपल्स की जांच करवाई गई,
और अब तक कुल मिलाकर 3,27,57,452 सैंपल्स की जांच प्रदेश में करवाई जा चुकी है। जो आरटीपीसीआर से सैंपल्स प्रयोगशालाओं में पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके 10% सैंपल्स का हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि किसी वायरस में किसी प्रकार का परिवर्तन तो नहीं हुआ है और कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। इसके लिए भी लगातार जांच जारी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4006 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त की है और अब तक प्रदेश में 6,21,946 व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है और वहां पर अब ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के समर्थन में कोई नहीं है। प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इस बंद के विरोध में काफ़ी व्यापारी कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं किया। जब कलेक्टर से मिलने अंदर कुछ व्यापारियों को बुलाया गया तो दरवाजे के सामने काफ़ी भीड़ जमा हो गई और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग वहां पर खड़े नजर आए। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे देश में एक बार फिर से कोरोना संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक दिन में करीब 16,000 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिससे हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर के आखिरी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने चेतावनी भरे लहजे में ये कहा है कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर ना किया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रही तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। देश में एक बार फिर से हालात चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि हर दिन कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और भारत में लोगों को दूसरे चरण के तहत टीकाकरण अभियान भी चल रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन इस बीच कोरोना के 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में देश भर से 25,320 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि इस घातक बीमारी से 161 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि 16,637 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीआरपीएफ की ओर से चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की जांच करने के साथ ही जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई और सीआरपीएफ की तरफ से लगाए गए निःशुल्क मेडिकल कैंप में लोगों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के बारे में जागरूक किया गया। सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक प्रदीप चंद्र ने यह कहा कि सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने का जो संकल्प लिया गया है उसे सीआरपीएफ अपने स्तर पर कामयाब बनाने के लिए प्रयासरत है। पिछले काफ़ी समय से सीआरपीएफ की तरफ से ग्रामीण स्तर पर इस तरह के निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हर बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध करवाने में लगे हुए हैं। जैसे हमारे उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश के अनुसार ये हमारा 5वां कैंप है। 2 कैंप हम लोगों ने पुंछ में लगाया, 3 रजौरी में और 1 सुंदरबनी में लगा प्लान है। इसका मेन पर्पस है कि जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो दूर दराज इलाकों में, डायबिटीज़ हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, आई में जैसे कैटरैक्ट हो गए, उनको स्क्रीन करना। स्क्रीनिंग के बाद जो हमारी अवेलेबल मेडिसिन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना और आगे अगर उनको लगता है कि हमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या कहीं और दूर दराज भेजना पड़ेगा, ऊँचे भेजना पड़ेगा, वहाँ हम लोग ने भी व्यवस्था कराए रखे हैं। तो एक हम ये 5वां कंप्लीट हो गया और एक हमारा सुंदरबन में अभी बाकी है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और अस्थमा के पेशेंट हमें ज़्यादा आ रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कैटरैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोग आए हैं करीब 4-6 किलोमीटर गांव से पैदल ही आते हैं, जो रोडों का नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। पैदल एक आपने देखा होगा 4 में उठा के 4 आदमी लेके आए एक मरीज को, मैं अभी देखा उसको जाते हुए। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और ऐसा होना चाहिए। मेरी आंख एक बंद हो गई थी तो मैं आया, आंख दिखाई, उन्होंने लिखा कि डॉक्टर के पास एड्रेस दिया कि वहाँ आना तो आंख बनवा लेना। तो और मेरे घुटनों को दर्द था, वो मालिश करने के लिए ट्यूब दिया, एक दवाई दिया पीने के लिए। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ने गई पुलिस की टीम के साथ मारपीट की गई। ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ पुलिस वालों को घेर करके पीटा। सिपाहियों को छुड़ाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और वहीं घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के अमेठी में निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर आबकारी टीम ने अवैध शराब को लेकर के कई जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान भवानीगढ़ और मठिया गांव से 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने 9 क्विंटल लहन को मौके पर ही नष्ट किया और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के कुशीनगर में बिना रोड के निर्माण हुए ही कार्य संपन्न के बोर्ड लगने का मामला वहां पर सामने आया है। कुशीनगर में खड्डा विधानसभा के ग्राम बैरागी पट्टी से डोमन पट्टी तक संपर्क पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन रोड कच्ची ही रह गई और सरकार के दावों और ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराती हुई ये तस्वीर साफ तौर पर अपनी बेबसी बयान कर रही है कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ग्रामीण प्रशासन से ये पूछ रहे हैं कि ये रोड कब बनेगा, लेकिन साहब तो रोड के लोकार्पण से लेकर के रोड संपन्न होने तक का बोर्ड लगा करके दूर दिल्ली में बैठ गए हैं और लोगों को बता चुके हैं कि देखिए साहब, हमने तो विकास की गंगा बहा दी है। मामले में विपक्ष का कहना है कि जनता अब समझ चुकी है ये बीजेपी झूठी पार्टी है और इनका विकास केवल मंच से होता है, धरातल पर कुछ नहीं। ये बोर्ड लगा हुआ है, कितने दिन हुए लगा, और जो ये लगा हुआ है बोर्ड, ये मार्ग बना है कि नहीं, आपके देखने में क्या लगा? मार्ग नहीं बना है, लगभग 1 महीना हुआ बने हुए, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बिना रोड बने ये लगा लिया गया है बोर्ड, कितना सही है और कितना जो है गलत? कितना सही है, पूरा ही गलत है। हरियाणा के नूंह जिले के शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात 120 कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसको लेकर के सभी कर्मचारी रविवार से हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के तहत 6 साल पहले 120 कर्मचारियों को रखा गया था, जिसके बाद भी समय समय पर हरियाणा सरकार की तरफ से स्टाफ नर्स कर्मचारियों की भर्ती होती रही और अभी मेडिकल कॉलेज में टोटल स्टाफ नर्स की संख्या 687 है और बाकी
कि नई भर्ती के लिए सरकार की तरफ से 192 स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी निकाली गई है। मेडिकल नर्स स्टाफ की ये मांग है कि नई भर्ती की जगह उन्हीं कर्मचारियों को रखा जाए जिन्हें अस्पताल ने बाहर का रास्ता दिखाया है। साथ ही पिछले 2 महीने की वेतन भी उनको नहीं दिया गया। जी, हम यहाँ पे टोटल 119 स्टाफ है जो पिछले 6 सालों से कार्यरत हैं और हम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत आते हैं और अपनी यहाँ पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन पिछले जो दिनों में 4 मार्च से इन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और इन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है लेटर जारी कर दिया गया और हम इनसे मिले भी, सबसे मिले, लेकिन हमारे लिए कोई भी किसी ने भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। तो इससे हमारी नौकरियों पर और हमारे परिवार वालों पर जो है खतरा मंडरा रहा है। मंडरा क्या रहा है, मंडरा ही गया है, क्योंकि इन्होंने हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाने के लिए कह दिया है। तो इससे हमारे जो फैमिली वाले हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जब कोई से हम यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आए थे उस टाइम हमें 9200 की सैलरी पे हम यहाँ पे आए थे उस टाइम पे और कुछ भी सुविधा नहीं थी रहने की, किसी भी तरीके की। फिर भी हम कंटिन्यू है 5 साल से जॉब कर रहे हैं और उसके बावजूद आज हमें एकदम से नोटिस दे दिया गया है कि तुम्हें निष्कासित किया जा रहा है, परमानेंट वैकेंसी आ रही है। सोमवार से यहाँ पे ज्वाइनिंग है और हमें दे दिया गया है कि तुम सब अपने घर जाओ, अब हो गया, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया। कोरोना टाइम पे मेरा 3 महीने का बच्चा है, उसको मैंने छोड़ा, घर पे भेजा, उसके बावजूद आज हमें क्या क्या कर रहे हैं। कोई हमारा एक्सपीरियंस वगैरह पे हमारे कोई साइन नहीं करके दिया जा रहा, ना हमारे पास कोई प्रूफ कि आगे हम कोई कोर्ट में लेके चले जाएं, कोर्ट केस वगैरह करें। उसके बावजूद हम शांतिपूर्वक इनसे ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे कंटिन्यू रखा जाए, जो परमानेंट वैकेंसी आ रही है हमें। यूपी के इटावा में एक निजी अस्पताल में एक अनूठे बच्चे ने जन्म लिया है। ये बच्चा 2 सर, 4 हाथ और 4 पैरों के साथ पैदा हुआ था। हालांकि बच्चा कुछ ही क्षण जीवित रहा, पर इस अनूठे बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग दूर दूर से सिर्फ इस बच्चे को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। बड़ी बात यह है कि इस बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से ही हुई है। डॉक्टर रिजवाना का यह कहना है कि जन्म के बाद इस तरह के बच्चे को जीवित रहने की आशंका कम ही होती है और जो रहते भी हैं उनका ऑर्गन सिस्टम एक होने के कारण सर्वाइव वो नहीं कर पाते। यहाँ पर एक अनूठे बच्चे ने जन्म लिया है। जो बच्चे 2 बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके 2 सर हैं, 4 पैर हैं, 4 हाथ हैं। हम डिलीवरी करने वाले हैं, डॉक्टर से बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना खातून, उनसे बात करें किस तरीके से मतलब सामना उन्हें करना पड़ा है डिलीवरी कराने के लिए। मैम क्या नाम है आपका? रिजवाना खातून, डॉक्टर रिजवाना खातून। मैम बच्चा अनूठे बच्चे ने जन्म लिया है, 2 बच्चे आपस में ज्वाइंट, किस तरीके से आपने इस केस को डील किया है? एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में ये सब बातें क्लियर नहीं थी और मैंने बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी फेस की, बहुत टाइम लगा। जब ये बाहर आया तब मुझे भी सिचुएशन दिखाई दी कि ये इस तरह के हालात थे, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड में भी चीज़ क्लियर नहीं थी। अच्छा। अब क्लियर नहीं करें तो बता नहीं सकते थे क्योंकि पेट इतना बड़ा था, पॉलीहाइड्रोनियस का केस था, तो पानी कम से कम 8-10 लीटर था। जब बैग यूपी के फतेहपुर में एक शराबी दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की वर्दी में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी शराब की दुकान के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया और मामला सदर कोतवाली के अस्ती चौराहे का है, जहां पर दरोगा जी ने शराब पीकर के लोगों से गाली गलौज भी किया और उसके बाद शराब ठेकेकर्मी ने पुलिसकर्मी का नशा उतारने के लिए कई बाल्टी पानी भी डाला, लेकिन शराब का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में किसी ने पुलिसकर्मी का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। हरियाणा के दादरी के गांव समसपुर में रिश्वत लेने के मामले में जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल गली निर्माण के बदले में ग्राम सचिव और पंचायती विभाग के जूनियर इंजीनियर ने ठेकेदार से कमीशन लेने का मामला सामने आया और इस संबंध में शिकायत और वीडियो मिलने पर जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सचिव और जेई को सस्पेंड कर दिया और अतिरिक्त उपायुक्त को मामले की जांच इस मामले में सौंपी गई है। गौरतलब है कि दादरी के उपायुक्त राजेश जोगपाल भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि पिछले करीब 2 महीने में 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के चलते निलंबित किया गया है। वीडियो में भी साफ प्रतीत हो रहा है और अभी मैंने जेई को और ग्राम सचिव को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। एडीसी चौकी दादरी को इसमें इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया गया है कि वो ठेकेदार का रोल भी और हमारे पंचायत के अधिकारी का रोल भी उसमें इंक्वायर करके जो डिस्प्ले एक्शन और लीगल एक्शन लेना है उसकी जांच।
मध्य प्रदेश के बालाघाट को वित्तीय बजट के दौरान बड़ी सौगात के रूप में 4 ओवरब्रिज समेत वैनगंगा पुल निर्माण का कार्य बजट में सौगात के रूप में मिला है, जिससे बालाघाट जिले के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जिसे लेकर के मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने वित्तीय बजट को लेकर के पत्रकार वार्ता की और उन्होंने बताया कि काफ़ी समय के बाद, कड़ी मेहनत के बाद जिले वासियों को एक बड़ी सौगात नज़र आ रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये काम जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिसका उन्होंने खुद निरीक्षण करके ओवरब्रिज का DPR तैयार किया है। 21-22 का बजट था, बजट आया है तो हमारे प्रदेश के लिए और विशेष तौर से हमारे जिले के लिए विकास से भरा है, उपलब्धियों से भरा है। कई दिनों से बालाघाट के लोगों की मांग थी और आवश्यकता भी थी कि हमारे रेलवे ओवरब्रिज बने। हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन अब की बार हमें उसमें सफलता मिली और हमारे बजट में बालाघाट गोंदिया मार्ग की जो सरेखा रेलवे क्रॉसिंग का जो ब्रिज है, रेलवे ओवरब्रिज, उसको बजट में सम्मिलित किया गया और अभी तो प्रारंभिक तौर पर टोकन अमाउंट रखा जाता है, लेकिन उसका DPR बनने की भी कार्रवाई परसों से प्रारंभ हो गई। पुनः DPR तो एक बार तो यूपी के शामली में 15 दिन पहले छुट्टी पर आए सेना के जवान अंकित कश्यप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और दरअसल मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर घर वापस लौटते समय सड़क हादसे में जवान की मौत हो गई थी और इसके बाद शनिवार देर रात जवान का शव अपने पैतृक गांव पर ले जाया गया और पूरे सम्मान के साथ जवान की शव यात्रा निकाली गई। हजारों लोग शव यात्रा में शामिल होकर के नम आंखों से जवान को उन्होंने अंतिम विदाई दी और वहीं भारतीय सेना के सूबेदार SK शर्मा सेना के एक विशेष दस्ते के साथ जवान अंकित कश्यप के गांव पहुंचे और भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार जवान अंकित कश्यप के शव को तिरंगे में लपेट करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाँ जी, मैं नायब सरदार SK शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ RTS सहारनपुर से हमारे एक जवान यहाँ अंकित शहीद हो गए थे किसी दुर्घटनाग्रस्त, तो हम उनको गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। कृषि कानूनों के विरोध में जहां एक और दिल्ली में किसान मोर्चेबंदी करके डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर किसान गांव और शहरों में भी रैली निकाल करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में किसान रैली निकाल करके कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सुल्तानपुर लोधी की अनाज मंडी में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर के नीचे एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोका होने के बावजूद भी ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10-12,000 ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ? ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। MSP 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ जावे। सारे देश के लोग। यूपी के औरैया में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात विभाग ने एक नया प्रयोग किया है, जिसके तहत शहर के जसीज चौराहे पर स्वास्थ्य परिवहन पुलिस और हाईवे में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम के निर्देश पर यातायात पुलिस ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा के तहत प्रशिक्षण दिया और ARTO रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने ये बताया कि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोग अकारण मौत की नींद सो जाते हैं। इसी के तहत IRAD के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही इसका संपूर्ण डेटा एक एप्लीकेशन पर डाला जाएगा, जिससे हाईवे अथॉरिटी को ये जानकारी मिलेगी कि किस स्थान पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और ये लोग आकर के वहां पर सर्वे करेंगे और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। आज ड्राई रन किया जा रहा है। एक तरह से ये मॉक ड्रिल है जिसमें रोड एक्सीडेंट का डाटा पुलिस के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। उसकी जो व्हीकल जो एक्सीडेंट हुई है
मौके पर जाकर उसके सारी डिटेल्स को लेकर उसको जो हमारा iRide ऐप है उसमें फीड करेंगे वो, और फीड करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा जहाँ से उसमें सारी इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी। और ये ऐप इसमें ये जो है सारथी, जिससे कि हमें डीएल की डिटेल पता चलती है, और वाहन ऐसे ये वाहन फोर्स से ये संबंध है, इंटीग्रेटेड है, जिससे कि हमें सारी डिटेल ऑनलाइन गाड़ियों की भी पता चल जाती है। इससे आम जनता को कोई लाभ होगा? जी, आम जनता को लाभ ये होगा कि जो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है तो डाटाज इजीली शेयर होंगे, अवेलेबल होंगे। तो हरियाणा के नूंह में 40वीं हरियाणा राज्य स्तरीय सीनियर खो खो खेल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ और इस राज्य स्तरीय सीनियर खो खो खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं हरियाणा राज्य खो खो एसोसिएशन के महासचिव बलवान सिंह चौहान ने ये बताया कि प्रदेश के सभी जिलों से महिला और पुरुष वर्ग के 500 खिलाड़ी खो खो प्रतियोगिता में पहुंचे। हमें जो समझ के आए थे ना, उससे बहुत अच्छे तरीके से हमारे को यहाँ मेवात के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है कि भाई दोबारा भी हम यही टूर्नामेंट इसी ग्राउंड में अच्छी तरह से और दोबारा ये प्रतियोगिता लेके आए तो हम उससे और भी ज़्यादा कामयाब करेंगे। इस हल्के से उसमें ले रहे थे हम तो नो को कि भाई लोग क्या पता वहाँ इधर देखने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे या क्या होगा, तो इन्होंने हमारे को इतना कोऑपरेट किया है कि हम अगले टूर्नामेंट कोशिश होगी तो यहीं कराने की वो करेंगे। के लिए बच्चों के लिए ट्रॉफी दी गई है और एसोसिएशन की तरफ से फर्स्ट सेकंड को नगद इनाम दिया जाएगा। हम यहाँ 40वीं हरियाणा राज्य खो खो प्रतियोगिता खेलने के लिए आए हैं। इसमें हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ का जो प्रोग्राम कर रखा है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है और सभी स्टेट यहाँ पर आए हुए हैं। एशियन तक हो गया है, बाकी ओलंपिक तक हो जाए तो अच्छा है। और मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, 2 इंटरनेशनल खेल चुके, एक साउथ एशियन एक एशियन खो खो चैंपियनशिप। यूपी के कौशाम्बी में पिता की ऐसी दरिंदगी देखने को मिली है जिसे सुनकर दिल दहल उठेगा। दरअसल कौशाम्बी के चरवा थाना में पत्नी से हुए विवाद के चलते नाराज पति ने अपने ही 2 महीने के नवजात शिशु को जमीन पर पटक करके मारा और साथ ही आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। वहीं मोहल्ले वालों की सूचना पर पहुंचे ससुराल वालों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के केस दर्ज कर लिया है। बीच विवाद के दौरान पति द्वारा जब पत्नी को मारा पीटा गया तो उस दौरान वो भाग रही थी। इसी दौरान पति के हाथ से बच्चे को चोट आ गई, वह घायल हो गया और उसके बाद प्रातःकाल को फिर बच्चे की मृत्यु हो गई। इस संबंध में संबंधित मामले में उनकी सास अनीशा ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत रविवार को मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में एक पुलिस चौकी का निर्माण करके महिला हेल्प डेस्क बनाया गया। महिला डेस्क पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी और एंटी रोमियो टीम भी लगातार आसपास के इलाके में गश्त देती रहेगी, जिससे महिलाओं के साथ गलत हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। और मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने ये कहा है कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स कॉलेज हैं और यहाँ पर पहले हुई कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं, जिसके चलते यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। ये आज चौकीदार का नवीनीकरण किया गया था। इसमें एक जो पुलिस फोर्स थाने की नागफनी और यहाँ के जो स्थानीय लोगों की मदद से इस चौकी का नवीनीकरण करते हुए आज इसको उद्घाटन किया गया। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराहा जो शहर का डिप्टीगंज चौराहे के निकट ये चौकी है। मुझे आशा है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको इससे मदद मिलेगी और इससे प्रभावी पुलिस थाना नागफनी में जो है महिला हेल्प डेस्क जो है उसका आज उद्घाटन किया गया है एसपीसीपी सर के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है जो 6 माह का कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं संबंधी अपराधों के बारे में विशेष रूप से जो है कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
और उसी के प्रयासों के फल से अनुसार हम लोगों ने ये हेल्प डेस्क आज यहाँ पर बनाया है, ताकि महिलाओं की समस्याओं को त्वरित निस्तारित किया जा सके। यूपी के रामपुर के बिलासपुर चौकी क्षेत्र में आने वाले गांव हजरतपुर के निवासी अकरम और रफ़ीक के परिवारों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। दोनों के बीच पहले भी कई बार तनातनी हो चुकी है और बीते दिन अकरम अपने मामू नन्हे की दुकान पर खड़ा था और तभी रफ़ीक पक्ष के किसी व्यक्ति ने उसकी कहासुनी हो गई वहां पर, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा होकर के मारपीट पर उतर गए। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले कुछ लोग धारदार हथियार भी लेकर के आए। इस आपसी संघर्ष में गांव में हंगामा हो गया और वहीं सूचना मिलते ही रुद्रबिलास चौकी इंचार्ज इंद्रेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित वहां पर स्थिति पर किया गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने इस विलय की पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। पिछले कई दिनों से इस विलय की अटकलें थी। विलय की घोषणा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि ये देश और राज्य के हित में है। उन्होंने ये भी कहा है कि विलय वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की मांग थी और उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान किया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अब जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया गया है और सब मिलकर के काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले 2013 में जेडीयू से अलग वो हुए थे और अलग पार्टी बनाई थी, यानी कि जेडीयू में उनकी अब वापसी हुई है। 2014 में कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए थे, जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर के पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव के रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने रविवार को बैठक की और इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया। इस पर बीजेपी के नेता सीपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बच्चा बच्चा जानता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता दीदी पर कोई हमला वगैरह नहीं हुआ था। ये सब सारी चीज़ें मीडिया में भी आ गई हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया है कि भाई वहाँ एक पिलर था, वो जनता का अभिवादन कर रही थी और स्वीकार भी कर रही थी। उसी क्रम में उन्हें चोट लगी है। हमला करने वाले आखिर क्या हमला करने वाले गायब हो गए? क्या सीसीटीवी कैमरे की नज़र में कहीं है कि कोई हमला कर रहा है? जब इतनी सुरक्षा के बीच रहती हैं तो कोई हमला करके कैसे चला जाएगा? तो ये तो पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह है वहाँ की। तो सवाल है कि ये तो बोली थी ना खेला होवे, यही खेला कर रहे हैं। चूँकि नंदीग्राम में चुनाव हार रहे हैं, बंगाल में चुनाव हार रहे हैं, तो जनता का सहानुभूति वोट लेने के लिए इस प्रकार का नौटंकी कर रही है ममता दीदी। और जनता इस नौटंकी को समझ भी रहा है, बच्चा भी समझ रहा है। और सच्चाई ये है कि मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार की शाम 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया और अब इस मसले पर हंगामा शुरू हो गया। सुनिए इस मामले पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है। राउत और उद्धव ठाकरे की आदत है विषय डाइवर्ट करने की, शर्म आनी चाहिए एनआईए के प्रति और कोर्ट के प्रति। अभी कल संजय राउत की सरकार की एटीएस मुंबई ठाणे सेशन कोर्ट में गई थी ना, तो सेशन कोर्ट का जज उन्होंने कहा इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों ठाकरे सरकार ने कल कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में सचिन वाजे को गिरफ्तार नहीं किया? क्योंकि मिली भगत है, उन्हीं के संरक्षण में, प्रोत्साहन में ये टेररिज्म का कृत्य हुआ है। उन्होंने और एक आरोप किया है कि भाजपा का एक पसंदीदा आदमी जिसकी केस सचिन वाजे के पास थी और उसका नाम टीआरपी होटल में आया था, इसलिए उनके पीछे सब हाथ धोके पड़े। ऐसा है, मुकेश अंबानी आज देश के बड़े उद्योगपति है, विश्व के, उनकी जान के साथ में खेलने का प्रयत्न शिवसेना की ठाकरे सरकार के ये चेले जो
फतेहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड कमेटी के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में मोर्चे के प्रदेश चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने को लेकर के पाठ पढ़ाया गया और लाल बहादुर खोवाल ने ये कहा है कि आज बीजेपी की तानाशाही के चलते आम आदमी तंग आ चुका है। आज देश के ये हालात हैं, किस तरह से आज हर बात का व्यवसायीकरण, मैं कहूं कि ऐसी ब्रांडिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई कानून बाद में लाती, उसकी ब्रांडिंग पहले करती है। आज तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट में और विधानसभा में जो बात उठाई जाती है उसको बोलने तक नहीं दिया जाता। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कैसे मुखर होकर के बात उठाई, लेकिन नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल देशभक्ति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस मामले में उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि हमने तय किया है कि दिल्ली के हर स्कूल के अंदर हर रोज 1 घंटे देशभक्ति के ऊपर चर्चा होगी ताकि हर व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत हो सके। देशभक्ति नहीं पढ़ाते, गलत तो नहीं कह रहा जी, देशभक्ति की भावना नहीं भरते अपने बच्चों में। हमने तय किया है दिल्ली के हर स्कूल के अंदर हर रोज 1 घंटे देश के ऊपर चर्चा होगी, देशभक्ति के ऊपर चर्चा होगी। हमारे बच्चे जब स्कूल पूरा करके निकलेंगे, आज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक बच्चा कट्टर देशभक्त होगा, अपनी भारत माता के लिए मरने कटने के लिए तैयार होगा जब वो अपने स्कूल से निकलेगा। ऐसे बच्चे तैयार करेंगे हम, ऐसे देशभक्त बच्चे तैयार करेंगे जो अपने स्कूल से जब निकलेंगे, कॉलेज से जब निकलेंगे, शिक्षा पूरी करके वो कट्टर देशभक्त भारत माता के लिए मरने कटने के लिए तैयार हो। हमने तय किया है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, इनके जो विचार थे, इनका जो पूरा जीवन था, इसको हम दिल्ली में घर घर में हर घर के अंदर लेके जाएंगे ताकि हर। मध्य प्रदेश के रीवा में कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। रीवा की करहिया मंडी पिछले 70 दिनों से फौजी रमेश पटेल की अगुवाई में वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रीवा में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेगी तब तक लगातार किसानों की तरफ से यह प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या करेंगे? अरे हम क्या कहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को लेना पड़ेगा। 2023 तक ले लेगी, 2023 तक हाँ ले लेगी। आंदोलन बार विपक्ष तो सरकार ये आरोप लगाती है कि आंदोलन हरियाणा पंजाब वहां से मॉनिटर हो रहा है। अच्छा ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है, कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त। विकास के नजरिए में सड़कों के किनारे और डिवाइडरों के आड़े आने वाले पेड़ों की बलि लगातार काफ़ी समय से चल रही है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में रोष बढ़ता जा रहा है और खफा पर्यावरण प्रेमियों ने सड़कों के निर्माण, बिजली के खंभों को लगाने को लेकर के सरकार की आलोचना की है। करदा ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ BSNL ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ। इंदौर की पलासिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि पलासिया थाना क्षेत्र में एक युवक अवैध पिस्टल लेकर के खड़ा है और पुलिस ने युवक की घेराबंदी कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई और फिर आरोपी के बयान के आधार पर बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। कि एक व्यक्ति है जो पिस्टल अवैध रूप से पिस्टल रखा हुआ है, तो तत्काल वहाँ पर थाना का स्टाफ पहुँचने के बाद उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर उसने अपना नाम मनीष पांडे बताया। मनीष पांडे पिता
दुर्गा प्रसाद पांडे, ये 25 साल का है। ये मनोरमागंज का रहने वाला है, मूलतः ही यूपी का रहने वाला है, गार्ड की नौकरी करता। तो इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने बताया है कि ये पिस्टल जो है उसने प्रदीप यादव नाम का एक लड़का है उससे खरीदा है। प्रदीप यादव जो है गीता भवन मंदिर के पास में रहता है। ये मूलतः चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।